हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अभी तक सीक्वेंस सीरीज के चैप्टर में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ख़त्म कर चुके हैं। ये दूसरे तरह का प्रोग्रेशन है जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग जीपी भी बुलाते हैं। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है आइए देखते हैं। जैसे मैंने मान लो कोई एक पहला टर्म उठाया 2, फिर एक कोई कांस्टेंट नंबर सेलेक्ट किया मैंने और उसको मल्टीप्लाई कर करके मैं अगला टर्म लिखते गया। मतलब जैसे मान लो मैंने वो कांस्टेंट नंबर 3 ले लिया, फिर 2 में 3 का मल्टीप्लाई करा 6 आ गया, फिर 6 में फिर से 3 का मल्टीप्लाई करा 18 हो गया, 18 में फिर से 3 का मल्टीप्लाई करा 54 हो गया एंड सो ऑन। तो इस तरीके का जो खास सीक्वेंस बना वो कहलाता है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, अब ये जो कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई किया है मैंने, फिलहाल इस वाले एग्जांपल में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया है। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके का खास सीक्वेंस हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाया। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन लिखी है मैंने, आइए रीड कर लेते हैं उसको। क्या लिखा है? अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हुज फर्स्ट टर्म इज़ नॉन जीरो। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पहला टर्म हमारा क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। क्यों रहेगा वो भी हम देखेंगे। एंड ईच सक्सेसिव टर्म का मतलब होता है फॉलोइंग टर्म, है ना, बाद वाले टर्म्स। तो क्या लिखा है? ईच सक्सेसिव टर्म, सक्सीडिंग टर्म इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म माने जो पहले नंबर है। तो पहले नंबर में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके हमने उसके बाद वाला टर्म लिखा, फिर वही सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके उसके और बाद वाला टर्म लिखा। तो इस प्रोसेस से जो सीक्वेंस बना वो सीक्वेंस एक खास तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलेंगे। और वो भी कौन सा प्रोग्रेशन? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, अच्छा, अब ये जो कांस्टेंट हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस कांस्टेंट, जो कि हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट टर्म हमें देता है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कॉमन रेशियो। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको याद है तो उसमें क्या होता था? कॉमन डिफरेंस होता था, क्योंकि वहाँ पे हम लोग प्रीसीडिंग टर्म में कोई एक नंबर, कांस्टेंट नंबर ऐड करके सक्सीडिंग टर्म हमें मिलता था। ठीक है, तो ये कॉमन रेशियो हो गया। अच्छा, तो क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि द रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स इज कांस्टेंट। जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बात की थी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने बोला कि कोई भी दो सक्सेसिव टर्म या कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, उसी प्रकार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस नहीं, क्या कांस्टेंट होगा? रेशियो कांस्टेंट होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो अगर मैं जनरल स्ट्रक्चर की बात करूँ कि जीपी का जनरल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ओके, तो जनरल स्ट्रक्चर ऐसा कुछ आएगा। पहला टर्म अगर मैंने ए रख लिया, कॉमन रेशियो जो मुझे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते रहना है वो, उसको अगर मैंने आर रखा तो अगला टर्म मुझे ए आर मिल जाएगा। फिर उसका नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर मिल जाएगा। आर का मल्टीप्लाई करते रहो, ए आर क्यूब मिल जाएगा, ए आर का पावर 4 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है किसका? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अच्छा, डेफिनेशन में एक और बात हमने लिखी थी कि जो हमारा पहला टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? अगर 0 हो गया तो क्या दिक्कत या परेशानी हो जाएगी, वो समझ लो एक बार। अगर देखो, पहला टर्म अगर मैंने 0 रख लिया तो अब 0 में कोई भी एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट वाला टर्म भी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फिर उसका नेक्स्ट टर्म भी 0 मिलेगा। ये बात समझ आ रहा है? तो जीपी के सारे टर्म ही क्या हो जाएंगे? 0। अब तुम बोलोगे सर इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, ये भी तो एक सीक्वेंस है। अच्छी बात है, सीक्वेंस तो है, लेकिन इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि फिर इसमें कॉमन रेशियो बताना हमारे लिए मुश्किल काम हो जाएगा। कॉमन रेशियो इसमें डिफाइंड ही नहीं है कि नहीं? कोई बोल सकता है सर कॉमन रेशियो मैंने 1 लिया है, मैंने 0 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो भी ठीक है। कोई बोल सकता है सर मैंने 2 लिया है, कोई बोल सकता है 3 लिया है। तो एक ही सीक्वेंस में अलग अलग पैटर्न कैसे होगा? तो एक दूसरी बात, सक्सेसिव टर्म का रेशियो देखो तो 0/0 ये खुद ही डिफाइंड नहीं है। तो इसकी वजह से हम लोग ये बोलते हैं
कि पहला टर्म हमारा क्या रहना चाहिए, नॉन जीरो रहना चाहिए। ठीक, अच्छा ये तो बात हो गई इसके जनरल स्ट्रक्चर की। जरा इसको ऑब्जर्व किया जाए। अगर मैं पूछूँ पहला टर्म क्या है, तो पहला टर्म ए है, फिर दूसरा टर्म क्या है, ए इंटू आर है, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर है, चौथा टर्म ए आर क्यूब है, पांचवा टर्म ए आर टू द पावर 4 है। अगर एक पैटर्न तुम्हें दिख रहा हो तो ए तो सब में मौजूद है और आर का जो पावर है वो क्या है, जिस टर्म की बात कर रहे हैं उससे एक कम। जैसे पहले टर्म में आर का पावर 0, दूसरे टर्म में आर का पावर 1, तीसरे टर्म में आर का पावर 2, चौथे में आर का पावर 3, पाँचवें में आर का पावर 4। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि nth टर्म बता दो तो तुम बोलोगे सर ये हो जाएगा a इंटू आर का पावर n माइनस 1। तो यहाँ से मुझे nth टर्म का फार्मूला मिल गया, nth टर्म ऑफ अ जीपी, जिसका पहला टर्म a और कॉमन रेशियो अगर r है तो वो हम लिखते हैं टी एन बराबर a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक, आगे मैं लिख देता हूँ कि a क्या है, a हमारा फर्स्ट टर्म है और n क्या है, n तो चलो वो जिस टर्म की बात हो रही है ना, n छोड़ो, r लिखते हैं। r क्या है, r हमारा कॉमन रेशियो है। ठीक, तो ये तो बात हो गई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन। और पहला टर्म क्या हो सकता है, नॉन जीरो हो सकता है, कॉमन रेशियो की और उसके nth टर्म की। तो एक फार्मूला अभी ये वाले टॉपिक में अपने को मिल गया nth टर्म का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने बात की थी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस है वो कब कांस्टेंट रहता है, कब इंक्रीज करता है और कब डिक्रीज करता है। ठीक है, मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊँ कि कॉमन डिफरेंस का वैल्यू अगर 1 है तो ए पी जो था वो कांस्टेंट रहता था। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होता था तो ए पी क्या करता था, इंक्रीज करता था। और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू अगर 0 से छोटा या नेगेटिव रहता था तो ए पी जो है वो डिक्रीज करता था। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर 0 है तो ए पी कॉन्स्टेंट है, कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो ए पी इंक्रीज करेगा, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो ए पी डिक्रीज करेगा। ये बात ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब ऐसा ही कुछ हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए डिस्कस करना है कि भैया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स हैं वो कब इंक्रीज होंगे, कब डिक्रीज होंगे या कब वो कांस्टेंट रहेंगे। तो ये थोड़ा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला थोड़ा सा ट्रिकी है ना, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन रेशियो की वैल्यू के ऊपर नहीं, ये कॉमन रेशियो की वैल्यू के साथ साथ पहले टर्म के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, एग्जांपल से समझ आएगा। देखो मान लो मैंने पहला केस उठाया जिसमें मैंने फर्स्ट टर्म मान लो 2 रख लिया और कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 रख लिया। ठीक, पहला टर्म 2 है, फिर 1 का मल्टीप्लाई करो तो भी 2 आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई करो। ओके, ये दिख गया। तो अगर पहला टर्म कुछ भी हो, कुछ भी बोलने का मतलब कि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर, 0 तो होता नहीं है ना, और कॉमन रेशियो का वैल्यू अगर मैंने 1 सेलेक्ट किया तो जो मेरा जीपी है वो कांस्टेंट है। तो ये बात समझ में आ गया, जीपी कांस्टेंट होने के लिए कॉमन रेशियो का वैल्यू जो है वो 1 रहना चाहिए। ठीक, दूसरा केस देख लेते हैं। अगर मान लो पहला टर्म मैंने 2 रखा और कॉमन रेशियो का वैल्यू मैंने -2 रख लिया, नेगेटिव रख लिया। कॉमन रेशियो नेगेटिव तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जीपी क्या बनेगा, पहला टर्म फिर -2 का मल्टीप्लाई करते जाओ, -4 +8 फिर -16 फिर +32 एंड सो ऑन। अगर यहाँ तुम ऑब्जर्व करो तो जो टर्म्स हैं वो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं। तो ये कांस्टेंट जीपी भी नहीं है, ये इंक्रीजिंग भी नहीं है और ये डिक्रीजिंग भी नहीं है। ये बात समझ में आया, ना ही कांस्टेंट है ना ही इंक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक, तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि कॉमन रेशियो का वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया तो जीपी ना ही इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा।
और कांस्टेंट कब होता है, वो तो 1 पे होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, थर्ड केस की बात करता हूँ मैं। चलो, पहला टर्म मैंने 2 रखा और कॉमन रेशियो का वैल्यू भी मैं 2 रख लेता हूँ, 1 से ग्रेटर, r इज ग्रेटर देन 1, और ए क्या है, पॉजिटिव है। तो ऐसे में देखो क्या जीपी बन रहा है, 2, 4, 8, 16, 32, क्या दिखा, इंक्रीजिंग जीपी दिखा गया, बिल्कुल इंक्रीजिंग जीपी। तो अगर पहला टर्म पॉजिटिव है और कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग जीपी हो गया। ओके, अगर यहीं पे हम लोग कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से छोटा रख लेते, मान लो 1/2 रख लिया, फर्स्ट टर्म हमारा पॉजिटिव ही है लेकिन कॉमन रेशियो का वैल्यू जो है वो 1 से कम रखा मैंने, 1 से कम रखा लेकिन पॉजिटिव, ठीक है, 0-1 के बीच में। मान लेते एग्जांपल मैंने 1/2 का ले लिया, तो अब क्या जीपी बनेगा, देखो 2, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई किया 1, फिर से 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। देखो जीपी के जो टर्म्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। कैसा जीपी हो गया ये, डिक्रीजिंग जीपी। क्या समझ आया कि पहला टर्म अगर पॉजिटिव है, कॉमन रेशियो का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो जीपी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन 1 से छोटा है तो जीपी डिक्रीज कर रहा है। आगे बढ़ो, केस मान लो 5th लिया मैंने। अब चलो मैं कॉमन पहला टर्म नेगेटिव रख लेता हूँ, ए इज नेगेटिव, और कॉमन रेशियो का वैल्यू जो है मान लो 2 रख लेता हूँ, 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 1। पहला टर्म ध्यान रहे नेगेटिव है, कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से बड़ा है। अब देखो जीपी कैसा होगा, अब ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, -2, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, -4, -8, -16, -32। टर्म्स कम होते जा रहे हैं ना, नेगेटिव में बढ़ना मतलब कम होना, ठीक। तो ये भी कैसा हो गया, डिक्रीजिंग जीपी हो गया। तो इन सब एग्जाम्पल से क्या पता चल रहा है कि सिर्फ कॉमन रेशियो की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता है जीपी का घटना या बढ़ना, कॉमन रेशियो के साथ साथ में पहले टर्म का क्या वैल्यू है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर भी डिपेंड करता है। एक और रह गया आखिरी में, देखो पहला टर्म मैंने -2 रखा, मतलब नेगेटिव नंबर, और कॉमन रेशियो का जो वैल्यू है चलो मैं 1/2 रख लेता हूँ, यानी कि 1 से छोटा नंबर। तो अब देखो अब जीपी जो है वो इंक्रीज करने लग जाएगा, -2, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो -1, फिर -1/2, फिर -1/4, -1/8 एंड सो ऑन। देखो तो ये कैसा जीपी है, इंक्रीजिंग है या नहीं, बिल्कुल। तो अब इन सारे बातों को समराइज कर लेते हैं एक बार, एक मैं टेबल बना लेता हूँ। ठीक, ए और आर, देखो ए चाहे जो मर्जी हो, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, और आर का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो जीपी कैसा है, कांस्टेंट है। ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, आर का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, ए अगर पॉजिटिव है और कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग में बस मैं ये वाला साइन बना दे रहा हूँ, ठीक। अच्छा, ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव है और साथ में कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से छोटा है तो ये कैसा था, डिक्रीजिंग। ए का वैल्यू अगर नेगेटिव है और कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से बड़ा है तब भी ये नेगेटिव होगा। पहला टर्म अगर नेगेटिव है, कॉमन रेशियो का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है तब ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। और कॉमन रेशियो का वैल्यू अगर नेगेटिव है, ठीक है, ये कोई भी ले लो, पॉजिटिव रख लो चाहे नेगेटिव रख लो, मतलब 0 के अलावा, तो ये नाइदर इंक्रीजिंग
और नॉर डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक, तो जीपी के बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया, क्या डेफिनेशन है इसकी। पहला टर्म नॉन जीरो होना चाहिए, कॉमन रेशियो किसको बोलते हैं, क्या उसका जनरल स्ट्रक्चर है, उसके nth टर्म का क्या फार्मूला है, और क्या क्या कंडीशंस हैं या केसेस हैं जब जीपी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये वाली बात याद रखनी है, कई बार इसकी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल। पहला एग्जांपल मैंने नोट किया है, कुछ सीक्वेंस लिखे हुए हैं, है ना, आइडेंटिफाई करना है ये किस तरीके के सीक्वेंस है। देख लेते हैं पहला भाई, 2 1 1/2 1/4। अभी तक हमने दो तरीके के प्रोग्रेशन पढ़े हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस चेक करना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो चेक करना है। तो रेशियो चेक करें, सक्सेसिव टर्म का 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। ठीक है, अगर तुम सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करोगे तो क्या मिलेगा 1/2, और तुम थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करो तो भी आंसर 1/2 है, और तुम फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म करो तो भी आंसर कितना है 1/2 है। ठीक, तो इसका मतलब ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। बात करें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की, तो ये कैसा है, देखो फर्स्ट टर्म का वैल्यू पॉजिटिव है और कॉमन रेशियो का वैल्यू जो है वो 1 से कम है, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग जीपी है। ठीक, सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, -1, फिर 1/3, फिर -1/9, फिर 1/27। देख लो -1/3 का मल्टीप्लाई होते जा रहा है आगे, कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना है -1/3। तो जीपी तो है लेकिन ना ही इंक्रीजिंग और ना ही डिक्रीजिंग, ना इधर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग वाला, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है। तीसरा जो सीक्वेंस है 2 2 2 2, इसको हम लोग जीपी भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग एपी भी बोल सकते हैं। ये जीपी अगर कंसीडर करेंगे तो कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 आ जाएगा, एपी कंसीडर करेंगे तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक, हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एक सीक्वेंस लिखा है 2 1 1/2 1/4, सीक्वेंस का कौन सा टर्म जो है वो 1/512 हो जाएगा। ठीक, सॉल्यूशन, पहले बात तो ये है कि सीक्वेंस लिखा है यहाँ पर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो लिखा नहीं है, तो ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा चेक करके। तो ये दिख रहा है बहुत ही एविडेंट है, ऑब्वियस है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, पहला टर्म उसका 2 है और कॉमन रेशियो का वैल्यू 1/2। कैसे पहचानते हैं, वही सक्सेसिव टर्म का रेशियो कैलकुलेट करके, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म किया, थर्ड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म किया तो पता चल गया। अच्छा, मैंने पूछा कौन सा टर्म है 1/512 के, तो चलो मान लेते हैं कि लेट nth टर्म भी 1/512, मतलब हमने Tn बराबर 512 एज्यूम किया। Tn क्या फॉर्मूला आता है, a इंटू आर का पावर n -1, a का वैल्यू 2 था, r का वैल्यू 1/2 था, सॉरी 512 नहीं 1/512 है। ठीक, तो ये 1/512 हो गया, यहाँ से 1/2 का पावर n -1 इक्वल टू 1/1024 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का पावर 10। तो कंपेयर किया, n -1 बराबर क्या आ गया 10, n बराबर 11। तो क्या आंसर है, आंसर है 11th टर्म, 11वां टर्म जो होगा इस वाले जीपी का वो 1/512 हो जाएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट टर्म ऑफ ए पेज 1। चलो ए का वैल्यू बता दिया क्वेश्चन में 1, सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड थर्ड टर्म इज 90, कॉमन रेशियो क्या है वो पूछा गया है। ठीक, तो फिफ्थ टर्म हम क्या लिखेंगे, AR⁴, थर्ड टर्म क्या लिखेंगे AR² इज इक्वल टू 90, ए का वैल्यू तो 1 ही है, तो R⁴ प्लस R² माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब एक पावर 4 में इक्वेशन मिल गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं जो क्वाड्रेटिक
होते तो नहीं लेकिन वो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे यहीं पे अगर आर स्क्वायर की जगह पे एक्स रख लिया जाए तो ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 बराबर 0। ठीक, एक्स पहले सॉल्व कर लेंगे फिर आर निकल आएगा, यहाँ से फैक्टर कर लेते हैं। इसका फैक्टर हो जाएगा एक्स प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 9। ठीक, तो यहाँ से x का वैल्यू मिला -10 और क्या मिला 9। x क्या था हमारा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर -10 हो सकता है क्या, नहीं, ये रिजेक्ट हो गया। आर स्क्वायर 9 हो सकता है क्या, बिल्कुल। आर बराबर कौन से वैल्यू के लिए, आर स्क्वायर 9 हो जाएगा +-3 के लिए। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा था, कॉमन रेशियो बताओ, बता दिया हमने, +3 या फिर -3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर्स आर इन जीपी, 3 नंबर हैं जीपी में। फिर इफ़ यू डबल द मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को डबल कर दिया गया तो वो जो 3 नंबर जीपी में थे वो एपी बन गए, वी गेट एन एपी, फाइंड द कॉमन रेशियो। ठीक, सोल्यूशन देख लो। 3 टर्म जीपी में है तो हमने मान लिया ए आर और ए आर स्क्वायर, ये हमने जीपी मान लिया। फिर क्वेश्चन ये है कि ये मिडिल टर्म को अगर डबल कर दिया जाए, मतलब ए आर का 2AR कर दिया जाए, तो फिर ये जो सीक्वेंस है वो क्या बन जाता है, एपी बन जाता है। ठीक, तो एपी की कंडीशन तो अपने को पता है भाई, अगर 3 टर्म्स एक्स वाई और जेड एपी में है तो बीच वाले का डबल साइड वालों के सम के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन पढ़ी थी हमने, तो वही वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। 2AR जो बीच वाला है उसका डबल इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ से 4AR इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर हो गया। ए कॉमन है, ए कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि ए जो पहला टर्म वो 0 तो होगा नहीं, तो नॉन जीरो टर्म को कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ से। तो फिर क्या बचेगा, 4R इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे इसमें, आर का वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस माइनस रूट ओवर कितना 16 माइनस 4 दैट इज 12 और डिवाइडेड बाई कितना 2। तो आर का वैल्यू मिलता है 2 प्लस माइनस √3। ठीक, 2 प्लस √3 भी हो सकता है, 2 माइनस √3 भी हो सकता है। ठीक, 4th क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए बी सी। ठीक, सॉल्यूशन लिखते रहते साथ में। क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, pth टर्म इज इक्वल टू a, qth टर्म इज इक्वल टू b, rth टर्म इज इक्वल टू c। ठीक, फिर हमें कुछ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है भाई, जीपी की बात हो रही है तो हम लोग एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कैपिटल ए मान लिया। क्यों, क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी यहाँ कुछ दिया हुआ है, और कॉमन रेशियो भी कुछ होता है जीपी में, कॉमन रेशियो कैपिटल आर मान लिया। ठीक, अब पीएथ टर्म कैसे लिखेंगे, पीएथ टर्म तो होगा फॉर्मूले के हिसाब से टीपी, पीएथ टर्म मैंने पहला टर्म इंटू कॉमन रेशियो का पावर, जो भी टर्म पूछा जा रहा है उसमें से -1। ठीक, तो इसका मतलब पीएथ टर्म हो गया ए इंटू आर का पावर p-1। इसी प्रकार क्यूएथ टर्म हो गया ए इंटू आर का पावर q-1, और आरथ टर्म हो गया ए इंटू आर का पावर r-1। ये 3 चीज़ें गिवन है। ठीक, अब क्या प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसका हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करा। तो लेफ्ट हैंड साइड में गया है ए का पावर q-r, बी का पावर r-p और सी का पावर p-q। ठीक, ए बी और सी तीनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। ए का वैल्यू है ए इंटू आर का पावर p-1, इसका होल का पावर हो रहा है q-r। बी का कितना वैल्यू है, ए आर का पावर q-1
होल का पावर हो रहा है आर माइनस पी, सी का वैल्यू है ए इंटू आर का पावर स्मॉल आर माइनस वन, और होल का पावर हो रहा है पी माइनस क्यू। ठीक ठीक भाई, पावर का पावर जो है वो मल्टीप्लाई होता है। पहले तो ए का पावर क्यू माइनस आर आ जाएगा, और आर का पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर हो जाएगा। ठीक, सेकेंड टर्म में बात करें, ए का पावर आर माइनस पी हो गया, कैपिटल आर का पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी हो गया। थर्ड टर्म की बात करें तो ए का पावर हो गया पी माइनस क्यू, और मल्टीप्लाई में आर का पावर स्मॉल आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ठीक, ए के पावर्स को अलग लिख लेते हैं, ए वाले टर्म्स को। तो अल्टीमेटली ए का पावर सब मल्टीप्लाई में है, तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये ए का पावर हो गया। ठीक, ऐसे ही जो कैपिटल आर के पावर्स हैं वो भी आपस में ऐड हो जाएंगे, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ये सब आर के पावर्स हो गए। ठीक है भाई, अब अगर तुम देखो ध्यान से, ये जितने भी पावर्स हैं सब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू क्यू के साथ, पी पी के साथ, आर आर के साथ, तो ए का पावर क्या बचा, जीरो। ऐसे ये जो कैपिटल आर का पावर है ये भी जीरो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, सारा कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो बचेगा। ए का पावर जीरो इंटू आर का पावर जीरो, तो क्या आंसर आ गया, वन। यही प्रूव करना था राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है और nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, और उसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम हो गए। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।